द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट लिपिड्स एंड लिपिड्स के बारे में जब भी आप लोग पढ़ते हैं सिंपल से इनकी डेफिनेशन है कि दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। लेकिन ऑब्वियसली हर लिपिड्स जो है वो ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड नहीं है। देयर आर सम वेरिएशंस, कुछ लिपिड्स ऐसे भी हैं जिसमें ग्लिसरॉल के अलावा कुछ और अल्कोहल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन एंड द बेसिक लिपिड्स, हम लोग जो है वो आगे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो मेजर पॉइंट अपने माइंड में क्लियर रखना है, दिस इज द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। यानी आपके जो लिपिड्स हैं इनमें दो तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, दो तरह के आप कह लें इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दे आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज ग्लिसरॉल एंड सेकंड वन इज फैटी एसिड। नॉर्मली फैटी एसिड्स जो हैं ये 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ग्लिसरॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है। लाइक अगर आप ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो यू कैन सी हियर कि ग्लिसरॉल इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल मींस ऐसी अल्कोहल जिसमें 3 डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो ग्लिसरॉल के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो देयर आर 3 कार्बन एटम्स और हर एक कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल एंड दिस इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर 3 कार्बन एटम्स के साथ 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स अटैच हैं। एंड दीज 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स आर द पॉइंट जहाँ पे आके फैटी एसिड जो है वो अटैच हो सकते हैं, या फैटी एसिड जहाँ पे आके जो है वो ईस्टर बॉन्ड जो है वो बना सकते हैं। ईस्टर बॉन्ड जो है वो हमेशा किसी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के दरमियान बनता है जब ये कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं। सो इफ अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि मैंने ग्लिसरॉल का जैसे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया सिंपल, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं और हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और रिमेनिंग जो वैलेंसिया से फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। दूसरी तरफ देयर आर दी फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स के बारे में जनरली हम लोग ये पढ़ते हैं कि दीज आर दी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स, जिसमें एक एंड के ऊपर आपके पास मिथाइल ग्रुप होता है, देन मिथाइलिन कार्बन एटम्स जो है वो उनकी मल्टीपल जितना भी काउंट है वो प्रेजेंट है। सेकंड एंड पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। यानी दीज आर दी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एट वन एंड। सो ये जो इनका फंक्शनल ग्रुप है द एसिडिक फंक्शनल ग्रुप ये and the alcoholic functional group of glycerol, they can undergo the condensation reaction and the resulting bond is the ester bond जो कि इस ग्लिसरॉल को फैटी एसिड के साथ लिंक करता है या इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज को भी क्लियर कीजिएगा कि आपके ग्लिसरॉल के ऊपर 3 साइड्स हैं जहाँ पे आके फैटी एसिड्स अटैच हो सकते हैं। अगर किसी एक साइड के ऊपर या एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप के ऊपर कोई एक फैटी एसिड आके अटैच होगा सो दिस विल बी मोनोअसाइल ग्लिसरॉल। मोनोअसाइल ग्लिसरॉल मींस कि ग्लिसरॉल के ऊपर सिर्फ एक फैटी एसिड अटैच है। यहाँ पे फैटी एसिड ग्रुप को हम फैटी असाइल या असाइल ग्रुप कहते हैं। तो अगर आपके ग्लिसरॉल की फर्स्ट एंड सेकंड दो पोजीशंस के ऊपर या कोई सी भी दो पोजीशंस के ऊपर फैटी एसिड्स आके अटैच होंगे सो दिस विल बी डाईएसाइल ग्लिसरॉल। और इसी तरह से अगर ग्लिसरॉल की जो तीनों पोजीशंस हैं जो कि फैटी एसिड को बाइंड करने का पोटेंशियल रखती हैं, उन तीनों पोजीशंस के ऊपर 3 फैटी एसिड्स आके अटैच होंगे तो दिस विल बी ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। सो ये आपके पास 3 टर्मिनोलॉजीज हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन से जो ओरिजिनेट होंगी। और ऑब्वियसली इसको हम इन डिटेल अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर है इसके जो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, इनको अच्छी तरह से समझेंगे कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बेसिकली क्या, इनकी मल्टीपल टाइप्स अवेलेबल हैं, इनमें क्या क्या वेरिएशन है और क्या क्या नहीं। और उसके बाद हम दोबारा इनकी जो कम्बिनेशन है यानी जो लिपिड्स हैं उसमें दोबारा हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस किस टाइप्स के होते हैं। तो ग्लिसरॉल तो हमेशा एक ही तरह की शुगर होगी, इसमें किसी किस्म की वेरिएशन नहीं है, बट वी हैव द मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैटी एसिड्स। फॉर एग्जांपल फैटी एसिड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देम। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फैटी एसिड चेन में आपके पास जो है वो एक रेंज है कि 4 to 36, ये जनरल है। ऑब्वियसली देयर आर सम फैटी एसिड जो कि इससे ज्यादा लेंथ के भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फैटी एसिड्स हैं वो इसी रेंज के अंदर उनके कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स कि पहला पैरामीटर जिसकी बेस पे हम फैटी एसिड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फैटी एसिड्स को सब क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसकी इज द काउंट ऑफ कार्बन एटम्स। लाइक अगर आपके पास एक फैटी एसिड में 16 कार्बन एटम्स है और दूसरे फैटी एसिड में 18 कार्बन एटम है तो ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट बिकॉज इनके जो बिल्डिंग इनके जो काउंट है, इनमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो सेम नहीं है। तो इस बेस पे भी आप फैटी एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हो कि 4 कार्बन, 6 कार्बन, 8 कार्बन, 10 कार्बन, दीज आर दी डिफरेंट कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड। इसके अलावा इफ
the two carbon atoms have the same number of fatty acids. For example, stearic acid and oleic acid, दोनों के अंदर आपके पास 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। दोनों फैटी एसिड्स हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। इस क्राइटेरिया की बेस पे हम इसे क्लासिफाई नहीं करें, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, एंड दिस डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड एट सर्टेन पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, स्टीयरिक एसिड में किसी भी जगह पे आपके पास कार्बन कार्बन चेन जो है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वहां पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, बट इन द केस ऑफ ओलिक एसिड बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड 10 देयर इज अ डबल बॉन्ड। सो ऑल्दो दोनों के अंदर जो कार्बन एटम्स हैं वो सेम है, 18 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन एक केस में जो है वो इस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में पूरी जगह पे सैचुरेशन है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देयर इज एन अनसैचुरेशन। सो दीज आर दी सम पॉइंट्स जिनकी बेस पे आप फैटी एसिड्स को सब क्लासीफाई कर सकते हो। उनकी जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है उसकी बेस पे, इनमें डबल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स की बेस पे आप क्लासीफाई कर सकते हो। सिंपली इसमें मल्टीपल जो है वो डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, जिनको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। सो फैटी एसिड्स की अगर आप नॉमन की बात करो, किस तरह से आपने सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से आपने डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से आपने मल्टीपल जगहों पे जो डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। तो नॉर्मली कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में पहले क्लियर कीजिएगा कि नॉमन के लिए सबसे पहले आपने जो फैटी एसिड्स की लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, जिसमें एक तरफ आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है, इसे नेम करना है। इसको आपने इसकी नंबरिंग करनी है, बिकॉज नंबरिंग भी जरूरी होती है। अगर हम नंबरिंग नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहाँ पे आपके पास है वो कोई सब्सटीट्यूशन हो रही है, कोई दूसरा ग्रुप अटैच हो रहा है। सो ऑब्वियसली हम जब भी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबरिंग देते हैं इस चेन पर। कोई भी वो आपके पास है वो हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है। सो इन दिस केस फैटी एसिड्स के केस में जो नंबरिंग स्टार्ट होती है हमेशा वो उस एंड से स्टार्ट होती है विच इज बेरिंग अ फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। सो हमेशा आप इस कार्बन एटम को विच इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप उसे कार्बन नंबर 1 कहेंगे, और उसके आगे जितने कार्बन एटम्स होंगे उनको आप ग्रेजुअली जो है वो 2 3 4 5 और जितनी लेंथ में होंगे उस तरह से उनको आप नंबर करते जाओगे। सो हमेशा कार्बन एटम विच इज द पार्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, विच इज द पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है, एंड दिस कार्बन एटम इज नंबर्ड एज द कार्बन नंबर 1। इसके बिल्कुल जो एडजेसेंट कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा से बिल्कुल जो थर्ड कार्बन एटम है दिस इज बीटा। ये मैं डेजिग्नेशन आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आगे चल के आप लोगों ने जब इन लिपिड्स की डिग्रेडेशन के पाथवे पढ़ने हैं बायोकेम 2 में, तो वहां पे आपके पास जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन या अल्फा बीटा पोजीशन के ऊपर अटैक, इस तरह से जो है वो इन टर्मिनोलॉजीज को वहां पे जो है वो रेज किया जाएगा। सो पहले आप लोगों के पास ये बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि किस पोजीशन को आप अल्फा पोजीशन कहते हो, बीटा पोजीशन है तो वो कौन सी पोजीशन है, ताकि आप लोग वहां पे इन रिएक्शन को अच्छे से समझ सकें, आप लोग के पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पहले से हो। So this carbon atom is the first carbon atom, the second carbon atom or the carbon atom which is adjacent to the functional group, this is the alpha carbon, and the third carbon is the beta carbon. सिमिलरली अगर आप इसी फैटी एसिड चेन के ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करो तो वो कार्बन एटम विच इज प्रेजेंट एट द ऑपोजिट एंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, इसको हम ओमेगा कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, सो अभी मैंने आप लोगों के सामने 2 to 3 पॉइंट्स रेज किए हैं, इन पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों से ये कहा है कि जब भी आपने किसी फैटी एसिड चेन की नंबरिंग करनी है फॉर द नोमेनक्लेचर, तो नंबरिंग हमेशा आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से करनी है, और कार्बोक्सिलिक एसिड बेरिंग कार्बन जो है इट विल बी नंबर्ड एज 1, एंड आगे वाले जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उनको आप 2 3 4 एंड सो ऑन नंबर करते जाओगे। सेकंड, मैंने आप लोगों से ये कहा है कि आप लोगों को जो ग्रीक न्यूमरल्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा, इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सी कार्बन फैटी एसिड की अल्फा है, कौन सी बीटा है, कौन सी गामा कार्बन एटम है। The carbon atom which is closest to the carboxylic acid functional group, the second carbon atom, this is the alpha carbon atom, and the next carbon atom, the third carbon atom is the beta carbon atom. जबकि अगर आप ओमेगा कार्बन एटम को ट्रेस करना चाहो, ओमेगा कार्बन इज द कार्बन विच इज प्रेजेंट एट द अदर एंड, यानी आपके पास फैटी एसिड में एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और दूसरी तरफ जो एंड पे कार्बन एटम होगी, जो सबसे लास्ट कार्बन एटम होगी, इट विल बी द ओमेगा कार्बन। सो इन कार्बन एटम्स को अपने माइंड में रखिएगा। और अब हम इन फैटी एसिड्स की जो है वो नोमेनक्लेचर को कुछ हद तक क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इनको किस तरह से आपने जो है वो डिजिग्नेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर कोई सैचुरेटेड फैटी एसिड है, एक तो आप लोगों के सामने ये जो जिगजैग किस्म का ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है,
ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसमें हर आपके पास जो एक लाइन है वो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड यू कैन ऑब्जर्व हियर कि जहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड्स हैं वहाँ पे ये जिगजैग मैनर्स में लाइंस दिखाई गई हैं, लेकिन जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे इन लाइंस को हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। सो ये जो ये आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर है। आप फैटी एसिड्स को एक तो सिंपल इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि आपने जो है वो उनके अंदर प्रेजेंट मिथाइलिन ग्रुप्स को लिख लिया कि 16 कार्बन कंटेनिंग अगर फैटी एसिड है आपके पास तो आपने वहाँ पे एक तरफ से जो है वो फैटी एसिड को स्टार्ट किया कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से और उसके बाद कार्बन एटम्स की बैलेंसेस को लिखते हुए एंड तक आप पहुंचे जैसे यहाँ पे दिखाया गया। लेकिन दूसरी तरफ जरूरी नहीं है कि आप हर एक मिथाइलिन कार्बन को रिप्रेजेंट करो। यू कैन राइट द स्ट्रक्चर simply by drawing these lines because जो स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है उसमें वी ऑल नो कि ये जो zigzag मैनर है ये इन मिथाइलिन ग्रुप्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आप फैटी एसिड्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया और दूसरी तरफ आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इस चीज को माइंड में रखिएगा कि इस लाइन रिप्रेजेंटेशन में इस मैनर्स में आपके जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो सेम रहने चाहिए। वो कार्बन आइटम जो है वो ज्यादा या कम नहीं होने चाहिए। लाइक अगर यहाँ से मैं आप काउंट कर रही हूँ तो इस केस में दिस कार्बन आइटम इज कार्बन नंबर 1, दिस कंप्लीट लाइन विल रिप्रेजेंट द bond between carbon number 1 and 2. So this is the carbon number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। यानी हर जो आपके पास ये जो टर्मिनल पोजीशन है चाहे वो आपके पास जो है वो पीक पे प्रेजेंट है या वो डाउनवर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से आपने इन जो टर्मिनस पोजीशंस हैं इन पे एक कार्बन एटम को कंसीडर करते हुए जो आपका कार्बन काउंट है उसे कांस्टेंट रखना है। लाइक अगर आपसे कहा जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टीयरिक एसिड जिसमें 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो इन कार्बन एटम्स का काउंट आपने ध्यान से जो है वो उसे पूरा करना है। इसी तरह से अगर किसी फैटी एसिड में 20 कार्बन एटम्स है तो उनको भी आपने इस तरह से जो है वो काउंट करके कार्बन एटम्स को फिर जो है वो रिप्रेजेंट करने हैं इसमें। अब नॉर्मली अगर तो आपके पास जो फैटी एसिड चेन है लाइक अगर यहाँ से हम इन नॉर्मल जो नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं इनको क्लियर करें तो स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर में आप जो कार्बन नंबर 1 है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है उसे आप कार्बन नंबर 1 कहते हो एंड द अल्फा कार्बन एटम इज द कार्बन व्हिच इज एडजेसेंट टू इट। फिर जो नेक्स्ट कार्बन एटम है वो अल्फा कार्बन एटम है। ये चीज हम देख चुके हैं। Each line segment of the zigzag represent a single bond between the adjacent carbon atom. Yes, यहाँ पे हर जो आपके पास लाइन है वो एक सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि दिस कार्बन नंबर 1 एंड द कार्बन नंबर 2 इज लिंक्ड विद अ सिंगल बॉन्ड। और जहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है वहाँ पे ये लाइन जो है वो zigzag मैनर की बजाय हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर कन्वर्ट करके दिखाई गई है जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो। सिमिलरली अगर तो आपने ये आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है कि आपने फैटी एसिड्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन समटाइम्स हम फैटी एसिड्स को जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है वो एब्रीविएशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक आपके पास एक फैटी एसिड है जिसमें यू हैव 16 कार्बन एटम्स विद नो डबल बॉन्ड। यहाँ पे समटाइम्स हम फैटी एसिड्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं लाइक द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर फैटी एसिड कॉलन और उसके बाद उसमें जितने डबल बॉन्ड्स हैं वो आप रिप्रेजेंट करते हो। लाइक अगर मैं 16 कॉलन 0 को लिखूंगी तो ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये एब्रीवेशन फैटी एसिड की एब्रीवेशन है और ये इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि मेरे पास जो पर्टिकुलर फैटी एसिड है दिस फैटी एसिड कंटेन्स 16 कार्बन एटम्स। यानी ये जो आपके पास इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है अगर फैटी एसिड्स आपको इस तरह से लिखे हुए मिले तो इसमें ये जो कॉलम से पहले वाला जो नंबर है ये नंबर इंडिकेट कर रहा है कार्बन लेंथ को, यानी फैटी एसिड में आपके पास कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बन एटम प्रेजेंट इन फैटी एसिड। लाइक यहाँ पे अगर 16 लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि आपकी जो फैटी एसिड चेन है उसमें टोटल 16 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और कॉलन के बाद जो नंबर है दिस नंबर इज रिप्रेजेंटिंग द डबल बॉन्ड। लाइक यहाँ पे अगर 0 है इट मीन्स कि आपकी जो फैटी एसिड चेन है दिस इज कंप्लीटली सैचुरेटेड चेन, उसमें किसी जगह पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है बिकॉज कॉलन के बाद वाला जो नंबर है इट इज इंडिकेटिंग 0। तो ये वाला जो नंबर है दिस विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सो
यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो पर्टिकुलर फैटी एसिड है, फैटी एसिड यहाँ पे जो है 16 कॉलम 0 से रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे, दिस इज द 16 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इस तरह से भी आप समटाइम्स जो है वो फैटी एसिड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई फैटी एसिड ऐसा है जिसमें आप लोगों के पास जो एब्रीवेशन है वो इस तरह से लिखी हुई है 18 कॉलन 1, इट मीन्स कि आपके पास फैटी एसिड के अंदर टोटल 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और उसमें एक जगह पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ओलिक एसिड में अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस किया है कि ओलिक एसिड इज 18 कार्बन कंटेनिंग मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें 18 कार्बन एटम्स तो प्रेजेंट है लेकिन एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो एब्रीवेशन यूज करोगे, दिस एब्रीवेशन विल बी 18 कॉलन 1। लेकिन अभी भी हमें ये चीज क्लियर नहीं हुई कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, वो डबल बॉन्ड किस जगह पे प्रेजेंट है। 18 कार्बन एटम्स हैं तो इन कार्बन एटम्स में किस जगह के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम यहाँ पे जो है वो एक और जो है वो सिंबल को ऐड करते हैं, एंड दिस सिंबल इज डेल्टा। लाइक अगर मैं पेंट की फाइल पर मूव करूँ तो वहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ, ये मैं फैटी एसिड जो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इन दोनों फैटी एसिड्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कि अगर आपके पास जो है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हमने कोई जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रिप्रेजेंट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ जो है वो नंबर्स के थ्रू यहाँ पे इस चीज को आइडेंटिफाई किया है कि फैटी एसिड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है, लाइक दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग के आपका जो 18 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड स्टीयरिक एसिड है वो प्रेजेंट है, उसमें किसी किस्म का कोई डबल बॉन्ड नहीं है। 20 कॉलन 0 इज रिप्रेजेंटिंग कि आपका जो फैटी एसिड चेन है उसमें 20 कार्बन एटम्स है और उसमें किसी किस्म का कोई डबल बॉन्ड नहीं है। बट इफ आपके पास कोई एक ऐसा फैटी एसिड है जिसमें एक जगह पे डबल बॉन्ड है तो आप 18 कॉलन 1 इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन हमें उस डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी आइडेंटिफाई करना या उस पोजीशन को भी बताना हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक पोजीशन का नहीं पता चलेगा हम कैसे ट्रेस कर सकेंगे कि डबल बॉन्ड किस जगह पे प्रेजेंट है। तो उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो डेल्टा साइन है ये डेल्टा साइन यूज होता है और इस डेल्टा साइन के ऊपर हम उस कार्बन एटम का नंबर लिख देते हैं जिस कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल ओलिक एसिड में जो डबल बॉन्ड है इट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड 10। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि दिस इज डेल्टा 9। हमेशा जो लोएस्ट कार्बन है, लाइक कार्बन 9 और 10 के दरमियान अगर डबल बॉन्ड है तो आप हमेशा कार्बन नंबर 9 को यहाँ पे लिखोगे, जो लोएस्ट कार्बन एटम है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो 18 कॉलन 1 डेल्टा 9 ये इंडिकेट कर रहा है। इस सिंपल इस एब्रीवेशन को देखते हुए हम फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अब सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई है कि जो फैटी एसिड यहाँ पे अवेलेबल है उस फैटी एसिड में टोटल 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, एक जगह पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और वो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि फैटी एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपली एक हाइड्रोकार्बन का एंटी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। सो वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड बाय कंसीडरिंग दिस एब्रीवेशन। तो ये एब्रीवेशन आपको जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो उनमें जो डिफरेंसेस हैं उनको पिन पॉइंट करने में हेल्प करेगी। ये मैंने इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया बिकॉज आपकी बुक में मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को इस तरह की एब्रीवेशन लिखी हुई मिलेंगी। लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड नेम्स के साथ इन एब्रीवेशन को भी लिखा गया है। 18 कॉलन 1 डेल्टा 9 इट इज एन इंडिकेशन कि आपके पास 18 कार्बन कंटेनिंग मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है व्हिच कंटेन अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड 10। तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि आप लोगों को इस तरह से फैटी एसिड की जो एब्रीवेशन है वो दे के उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये आप लोगों ने बुक में आप लोगों के पास टेबल 10.1 है आई थिंक, उस टेबल की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और वहां से जो है वो फैटी एसिड के स्टैंडर्ड नेम, उनकी एब्रीवेशन और उनके स्ट्रक्चर्स की आपने प्रैक्टिस करनी। सिमिलरली जो नेक्स्ट आपके पास फैटी एसिड है इसमें 20 कार्बन एटम्स एंड 5 पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड है। सो बाय यहाँ पे ये जो डेल्टा है इसके ऊपर इन डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के बाद we can draw the structure of this polyunsaturated fatty acid because we know कि जो 5 डबल बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो कार्बन नंबर 5 एंड 6, कार्बन नंबर 8 एंड 9, कार्बन नंबर 11 एंड 12, 14 एंड 15 एंड 17 एंड 18 इनके दरमियान प्रेजेंट है। ठीक है, सो इनके जो स्टैंडर्ड नेम्स हैं
उन स्टैंडर्ड नेम्स के साथ साथ इनकी एब्रीवेशंस और कॉमन नेम्स का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइक यहाँ पे आपके पास जो फैटी एसिड्स हैं उसमें octadecanoic acid, this is the standard name. This octa means 8 and decanoic हम 10 के लिए यूज करते हैं. So octadecanoic means कि आपके पास जो total number of carbon atoms हैं these are 18 carbon atoms. So cis 9 octadecanoic acid ये represent कर रहा है कि you have a mono unsaturated fatty acid जिसमें कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. बच्चों यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम. तो फैटी एसिड्स क्या है? फैटी एसिड्स में जो दो ग्रुप्स हैं उन दो ग्रुप्स को हमने अभी डिस्कस किया है. ग्लिसरॉल, लिपिड्स के अंदर जो दो ग्रुप्स हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. ग्लिसरॉल को डिस्कस करने के बाद जीवकार, वो जो रिएक्शन था उसमें बी वाले को कैसे नेम दिया होगा? किसकी बात कर रहे हैं? मैम पीछे वाला, ये जो बी है इसको कैसे नेम दिया उन्होंने? अच्छा दिस वन. ये आपके पास जो है मैम ये नहीं, वो दूसरा, ये वाला. हाँ जी मैं इसी की बात कर रही हूँ. इसी की बात कर रहा है ना, इकोसा पेंटाइनोइक एसिड. जी मैम. इस केस में आपके पास जो है यू हैव अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें आपके पास 5 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. ठीक है. सो इकोसेनाइड्स नॉर्मली हम 20 कार्बन एटम्स जिन फैटी एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम इकोसेनाइड्स कहते हैं. एंड इकोसा पेंटाइनोइक एसिड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो 20 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है उसके अंदर 5 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. So this is the icosa from 20 and pentanoic acid ये represent कर रहा है कि इस fatty acid के अंदर you have 5 double bonds. ठीक है. Enoic means double bond. यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे देखा है इधर आपके पास सिंपली एक डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे सिंपली इनोइक एसिड लिखा हुआ था. ठीक है. इन की आपने यहाँ पे जो है वो प्रीफिक्स ऐड की थी. लेकिन इस केस में चूंकि 5 डबल बॉन्ड्स हैं तो इनोइक एसिड से पहले पेंटा लिखा हुआ है which means के 5 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. पेंटाइनोइक एसिड और इकोसा रिप्रेजेंट कर रहा है 20 कार्बन एटम्स. ठीक है. सो दिस इज द फैटी एसिड इन विच वी हैव 20 कार्बन एटम्स and 5 double bonds and this is the position of double bonds 5 8 11 14 and 17. क्लियर है बकार? जी मैम. ओके. सो स्टार्ट हमने किया था लिपिड्स. लिपिड्स के अंदर जो दो ग्रुप्स हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. उसके बाद हमने फैटी एसिड्स की जो फर्दर टाइप्स हैं कि इनको ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल और डबल बॉन्ड्स हम सब क्लासिफाई कर सकते हैं. फिर हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि हमने फैटी एसिड्स के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं लाइक अल्फा कार्बन एटम्स कौन सी है, बीटा कार्बन कौन सी है, ओमेगा कार्बन कौन सी है और इनको हमने किस तरह से एब्रीवेशंस के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करना है या इन एब्रीवेशंस की जो है वो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करें. इस चीज को हमने डिस्कस किया है कि आप सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को इन नंबर्ड एब्रीवेशंस के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अलोंग विद देयर स्टैंडर्ड नेम्स. और उसके बाद मैंने आप लोगों से ये कहा कि आपकी बुक का जो चैप्टर होगा जो मैं आज अपलोड करूंगी चैप्टर उसका जो फर्स्ट टेबल है टेबल 10.1 उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेम्स एंड द स्ट्रक्चर्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉमन नेम्स. लाइक अगर आप लोगों से मैं सिंपल कॉमन नेम दे के फैटी एसिड को ड्रॉ करने के बारे में कहती हूँ तो जब तक आप उसकी प्रिपरेशन नहीं करोगे आप नहीं ड्रॉ कर सकते. सो दिस इज द ओलिक एसिड जो इसका कॉमन नेम है. सो ओलिक एसिड 18:1 डेल्टा 9 एंड सिस 9 ऑक्टाडिकेनोइक एसिड ये सब एक ही तरह के फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए. ये आप लोगों को इस टेबल के थ्रू जो है वो हेल्प हो जाएगी वहां से. इसके अलावा जी बच्चे मैम ये जो बी वाला पॉइंट है 2100 पेंटा वो वाला तो उसमें ओमेगा 3 कैसे नेम हुआ है? बिल्कुल मैं उसी तरफ ही आ रही हूँ. मैं आप ओमेगा फैटी एसिड्स की तरफ ही आ रही हूँ ताकि आप लोगों को ये भी पता चल सके कि समटाइम्स हम फैटी एसिड्स को क्लासिफाई करने के लिए यहाँ फैटी एसिड्स को समटाइम ओमेगा कैटेगरी में भी जो है वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा कैटेगरी के थ्रू कि देयर आर सम फैटी एसिड्स व्हिच आर ओमेगा 3, देयर आर सम फैटी एसिड्स व्हिच आर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स. किस बेस पे हम एक फैटी एसिड को ओमेगा 3 कह सकते हैं, किस बेस पे हम उसको ओमेगा 6 कह सकते हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है इसको हम यहाँ से क्लियर करेंगे. तो जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने एक पॉइंट रेज किया था कि आप लोगों को फैटी एसिड के अंदर कार्बन नंबर 1 का पता होना चाहिए, अल्फा कार्बन का पता होना चाहिए,
बीटा कार्बन और ओमेगा कार्बन का पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि ओमेगा कार्बन एटम इज द कार्बन विच इज ऑपोजिट टू द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, यानी आपकी जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड में एक तरफ यू हैव मिथाइल कार्बन एटम दिस एंड के ऊपर, एंड द सेकंड एंड के ऊपर ऑपोजिट एंड के ऊपर देयर इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। So this end which is opposite to the carboxylic acid functional group, यहाँ पे जो कार्बन एटम है this is omega कार्बन एटम। So अगर आप ओमेगा एंड से नंबरिंग स्टार्ट करो, so this is the omega 1, omega 2, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 4। जो स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर के अंदर जो हमारे पास आयुपैक नोमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग हमेशा नंबरिंग जो है वो इस एंड से स्टार्ट होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम नंबर 1 असाइन करते हैं। लेकिन दिस इज एन अनकॉमन क्लासिफिकेशन जिसमें समटाइम्स आप ओमेगा कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहते हो। सो इस नोमेनक्लेचर के थ्रू अगर आप ऑब्जर्व करो तो दोस फैटी एसिड जिनमें थर्ड पोजीशन के ऊपर पहला डबल बॉन्ड आता है, ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें आप ओमेगा एंड से जब नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो जो पहला डबल बॉन्ड है वो तीसरे कार्बन एटम के ऊपर आता है, ऐसे फैटी एसिड्स को हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते हैं। These are the fatty acids जिनमें पहली अनसैचुरेशन जो है अगर हम ओमेगा एंड से चेक करें तो वो थर्ड पोजीशन पे आती है, दैट्स व्हाई ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। एंड देयर आर सम फैटी एसिड्स जिनमें अगर आप ओमेगा एंड से नंबरिंग स्टार्ट करो तो जो पहला डबल बॉन्ड है वो थर्ड पोजीशन की बजाय 6th पोजीशन पे आता है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस इज द कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6। So this is the first point of unsaturation। So ऐसे फैटी एसिड जिसमें पहला डबल बॉन्ड ओमेगा एंड से 6th पोजीशन पे है, these are the omega 6 फैटी एसिड। So omega 3 और omega 6 फैटी एसिड्स को along with examples आप लोगों ने देखना है। लाइक आप लोगों को अगर 3 या 4 फैटी एसिड्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उसमें से पूछ लिया जाता है कि आप इनको ओमेगा क्लासिफिकेशन के हिसाब से ओमेगा 3 में क्लासिफाई करोगे या ओमेगा 6 में क्लासिफाई करोगे, तो आपको पता होना चाहिए, आपको इस क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए कि ओमेगा 6 किसे कहते हैं, ओमेगा 3 किसे कहते हैं और इनमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं। ठीक है, सो इसी वजह से यहाँ पे आपके पास ये जो इकोसा पेंटाइनोइक एसिड था, दिस इज एन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको ओमेगा 3 कहा गया था बिकॉज अगर आप यहाँ पे जो मैंने अभी आप लोगों को ओमेगा 3 और 6 की जो क्लासिफिकेशन का रूल बताया उसको अप्लाई करो तो यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे आपके पास जो ओमेगा 3 है फैटी एसिड ये बनेगा। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं लिपिड्स के लिपिड्स जो है वो किस किस जगह पे क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर। सो मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये कहते हैं कि लिपिड्स जो है वो एडिपोज टिश्यूज में फैट्स की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं ताकि ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ स्टारवेशन जो बॉडी में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट कम है या उनकी अमाउंट लिमिटेड है तो उस केस में ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। सो एक तो इनका पर्पस ये हो गया कि दीज आर दी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उसमें भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि सम एम्फीपैथिक लिपिड्स, ऐसे लिपिड्स जिनमें पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। इट मींस के लिपिड्स की सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यूज ही नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करते बल्कि ये हमारी बॉडी में जिस तरह से उनके स्ट्रक्चर्स को भी मेंटेन रखने में अपना रोल प्ले करते हैं। थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। लाइक अगर आप जैसे हायर क्लासेस में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके अलावा जो आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वहां पे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दे आर हाईली हाइड्रोफोबिक इन नेचर बिकॉज ये मेम्ब्रेन्स के अंदर एम्बेड हुए होते हैं। लाइक अगर आप माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करो तो जितनी वहां पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। So because of the hydrophobic nature of electron carriers, they can embed in the mitochondrial membrane. So जितने भी आपके पास electron carriers हैं, most of the electron carriers जो कि electron transport chain में use हो रहे हैं, they are lipid in nature. So we can say कि lipids sometimes electron carriers के तौर पे भी act कर सकते हैं। इसकी example में आप photosynthesis और electron transport chain of mitochondrial matrix को quote कर सकते हो। Similarly, एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, इसके अलावा जो बाकी एसेसरी पिगमेंट्स हैं इनको भी जब आप हायर क्लासेस में डिस्कस करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक, वो हाइड्रोकार्बन चेन से मिलके बना हुआ है, उसमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये या वहाँ पे लिपिड जो है वो किस तरह से लाइट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज को हेल्प करते हैं, किस तरह से वो उनकी असेंबलीज को मेंटेन करते हैं, इसको आप वहाँ पे हायर क्लासेस में इंशाल्लाह डिस्कस करोगे बायोकेमिस्ट्री
2 में जैसे लाइट और डार्क रिएक्शन मैंने अभी रिसेंटली कवर किया, तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि दीज लिपिड नेचर ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स इनको हेल्प करती है कि ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं और मैक्सिमम लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। Similarly, there are some proteins which are anchoring proteins, यानी ये एंकरेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करो तो वहाँ पे देयर आर सम लिपिड मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं और प्रोटीन्स को सेल की सरफेस के ऊपर जोड़ के रखते हैं। these proteins are lipid anchor proteins because इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करने के लिए लिपिड मॉलिक्यूल्स की हेल्प की जरूरत होती है। तो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ लिपिड्स कि ये सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करते बल्कि सेल के अंदर मल्टीपल जो रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस या सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन जीन्स, ये उनके अंदर भी यूज हो रहे हैं। लाइक ये रिसेप्टर को बाइंड कर सकते हैं, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और उस एनर्जी को एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं और सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में अपना रोल प्ले करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टोरेज लिपिड्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लिपिड्स जो है वो एनर्जी को स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं और ये जो ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स हैं ये किस तरह से जो है वो किस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके लिपिड्स हैं जो आप डिस्कस करोगे, स्टोरेज लिपिड्स जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं, जो एडिपोज टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर दी ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स। जैसे स्टार्टिंग में हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि triacylglycerides are basically the esters of glycerol and 3 fatty acids। ग्लिसरॉल जो कि एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें 3 पोजीशंस के ऊपर जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अगर इन तीनों पोजीशंस के ऊपर एक एक फैटी एसिड आके अटैच हो, फैटी एसिड अपने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करे, कंडेंसेशन रिएक्शन हो, इट मींस कि यहाँ पे फैटी एसिड अटैच हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमारे पास ईस्टर बन जाएगा, ईस्टर बॉन्ड यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएगा। So triacylglycerides में हमारे पास एक जगह पे ईस्टर बॉन्ड नहीं बनता, we have 3 esters, so we can say कि triacylglycerides are esters of 1 glycerol and 3 fatty acids। this is a triester जिसमें 3 जगह पे ईस्टर बॉन्ड बनेगा, this point and this point, जहाँ पे 3 डिफरेंट फैटी एसिड्स आके अटैच हो रहे हैं। So you will observe 3 डिफरेंट जगह पे जब कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे तो 3 फैटी एसिड्स अल्टीमेटली अटैच via ester bond to 3 positions of glycerol। So this is the basic structure of triacylglycerides जो कि आप लोगों को ड्रॉ करना आना चाहिए। अब triacylglycerides को हम फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ फैटी एसिड्स व्हिच आर गोइंग टू अटैच विद ग्लिसरॉल। फॉर एग्जांपल, अगर आपके ग्लिसरॉल की तीनों पोजीशंस के ऊपर एक जैसे फैटी एसिड्स आके अटैच हो गए, लाइक मैं कहती हूँ कि पाल्मिटिक एसिड है, अब आहिस्ता आहिस्ता इन फैटी एसिड्स के नेम्स को भी जो है वो आप याद करते जाएं। पाल्मिटिक एसिड इज अ 16 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे। तो आहिस्ता आहिस्ता पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये सैचुरेटेड हैं या अनसैचुरेटेड हैं, इस चीज को आप लोग साथ साथ क्लियर करते हैं। तो अगर मैं पाल्मिटिक एसिड कह रही हूँ, इट मींस के it is a 16 carbon containing saturated fatty acid। तो अगर तो आपके पास जो है वो ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स में तीनों जगह के ऊपर पाल्मिटिक एसिड अटैच हो जाएगा, this will be a simple triacylglyceride। यानी सिंपल ट्राइएसाइलग्लिसराइड एक ऐसा ट्राइएसाइलग्लिसराइड है जिसमें ग्लिसरॉल की तीनों पोजीशन के ऊपर एक ही तरह के फैटी एसिड आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी अ सिंपल ट्राइएसाइलग्लिसराइड जिसमें जो आइडेंटिटी है इन फैटी एसिड्स की वो 100% सेम, यानी तीनों फैटी एसिड जो 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ग्लिसरॉल के ऊपर अटैच हैं दे आर सेम। तो इनको हम ट्राइएसाइलग्लिसराइड, सिंपल ट्राइएसाइलग्लिसराइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइपाल्मिटेट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल ट्राइएसाइलग्लिसराइड। तो आप लोगों को ड्रॉ करना आना चाहिए। लाइक अगर मैं आप लोगों से शायद मैंने असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन इस तरह से अरेंज भी किए हैं बिकॉज लिपिड्स में भी आपके पास स्ट्रक्चर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स में लिपिड्स में भी आप लोगों को स्ट्रक्चर्स की ही असाइनमेंट जो है वो दूंगी जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि फाइनल में अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लोग पहले से तो अगर आप लोगों से कहा जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइपाल्मिटेट, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्राइपाल्मिटेट इज अ सिंपल ट्राइएसाइलग्लिसराइड जिसमें ग्लिसरॉल की तीनों जगह के ऊपर जो फैटी एसिड आके अटैच होगा इट विल बी पाल्मिटिक एसिड और पाल्मिटेट।
सिमिलरली अगर आपसे ये कहा जाता है कि ड्रॉ अ सिंपल फैटी एसिड कंटेनिंग स्टीयरिक एसिड एट थ्री डिफरेंट पोजीशन, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ग्लिसरॉल लोगे और ग्लिसरॉल की तीनों पोजीशन के ऊपर 18 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड स्टीयरिक एसिड को यहाँ पे तीनों पोजीशन के ऊपर इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन शो करके दिखा दोगे। सो सिंपल ट्राइएसाइक्लिक सिंपली उसमें आपने यही चीज माइंड में रखनी है कि इसमें कोई सा भी फैटी एसिड हो सकता है, लेकिन हमेशा एक ही तरह का फैटी एसिड तीन डिफरेंट पोजीशन के ऊपर अटैच होगा। वो पाल्मेटिक एसिड भी हो सकता है, स्टीयरिक एसिड भी हो सकता है, ओलिक एसिड भी हो सकता है और लिपोसा पेंटेनोइक एसिड भी हो सकता है। यानी अभी तक जो फैटी एसिड आपने यहाँ पे पीछे पढ़े हैं वो तीनों फैटी एसिड अगर जो है यहाँ पे आपने कैलकुलेट करके इनकी वेरिएशन जो है वो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें ड्रॉ करो, यू कैन ड्रॉ द क्लियर है बच्चों? सिंपल यस ट्राइएसाइक्लिक मैम। में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मिक्स्ड ट्राइएसाइक्लिक के अंदर आपके जो ग्लिसरॉल की तीन पोजीशंस हैं, लाइक यहाँ पे जो पिंक कलर में हाईलाइट किया गया है ये ग्लिसरॉल है, इसमें 3 कार्बन एटम्स है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3. This is the hydroxyl group attached to the carbon number 1. This is the hydroxyl group attached to carbon number 2 and this is the hydroxyl group which is attached to the carbon number 3. So ये वो तीन पोजीशंस हैं जहाँ पे कोई तीन फैटी एसिड्स आके अटैच हो सकते हैं। सो मिक्स ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स में आपकी एक जगह पे कोई एक किस्म का फैटी एसिड अटैच है और दूसरी जगह पे यू विल सी के एक डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड अटैच है। तो मिक्स ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स में आपकी जो तीनों पोजीशंस हैं, इन तीनों पोजीशंस में या तो किसी एक पोजीशन पे अटैच फैटी एसिड डिफरेंट होगा या फिर तीनों पोजीशंस के ऊपर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड जो है वो अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी के फर्स्ट पोजीशन पे यू हैव अ स्टीयरिक एसिड, वन स्टीयर ऑयल। अब यहाँ पे YL की सुफिक्स ऐड करिए कि आपका स्ट्रक्चर अभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप मीथेन जब लिखते हो तो मीथेन मीन्स कि आपका वो मॉलिक्यूल बिल्कुल इनर्ट है, उसमें जो कार्बन है वो चार तरफ जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच है। लेकिन जब आप उस मीथेन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हो, लाइक इस चीज को अगर मैं पेंट पे जो है वो ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करूँ तो आप समटाइम्स उस मीथेन को मिथाइल ग्रुप के तौर पर रिप्रेजेंट करते हो, लाइक दिस वन। दिस इज अ कार्बन एटम और ये कार्बन एटम नॉर्मली अगर आप जो है वो मीथेन की फॉर्म में इसे देखो तो मीथेन की फॉर्म में ये चार डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच होती है, तो ये मीथेन एक इनर्ट मॉलिक्यूल है बिकॉज इसमें जो कार्बन है उसकी वैलेंसी पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। लेकिन सम टाइम्स अगर इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करा दिया जाए तो हम कहते हैं कि नाउ दिस इज नॉट अ मीथेन बल्कि ये एक मिथाइल ग्रुप है जिसमें एक बॉन्ड बनाने का पोटेंशियल है। So this valency, this is the CH3 molecule, इसे हम मीथेन नहीं बल्कि मिथाइल ग्रुप कहते हैं। और इसमें जो आपके पास मीथेन के एंड पे आप सुफिक्स ऐड करते हो, दिस इज द मीथेन जो कि एक इनर्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन जब आप मीथेन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हो और आप मिथाइल ग्रुप लिखते हो, इट मीन कि ये Y और L के सुफिक्स ऐड करने से इस चीज का पता चल रहा है कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें अभी बॉन्ड बनाने का पोटेंशियल है, वो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह से आपके पास जो फैटी एसिड्स हैं इनकी नोमेनक्लेचर में भी आप यहाँ पे वन स्टीयर ऑयल से ये चीज ऑब्जर्व करें कि ये नेम अभी कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि ये कॉन्टिन्यूअस है। So first position पे there is a stearoyl group, stearic acid, 18 carbon containing saturated fatty acid. Second position पे आपके पास linoleuol group है। linoleuol group basically 18 carbon containing fatty acid है, लेकिन इसमें दो जगह के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10। ठीक है। सिंपली थर्ड पोजीशन के ऊपर आपके पास एक और जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट है व्हिच इज पाल्मिटिक एसिड व्हिच इज 16 कार्बन containing saturated fatty acid. So you have a mixed triacylglyceride जिसमें ग्लिसरॉल की फर्स्ट पोजीशन के ऊपर स्टीयरिक एसिड है, सेकंड पोजीशन पे लाइनोलेनिक एसिड है और थर्ड पोजीशन पे पाल्मिटिक एसिड अटैच है। दिस इज नॉट अ सिंपल triacylglyceride, दिस इज अ मिक्स्ड triacylglyceride जिसमें तीनों पोजीशन के ऊपर अटैच फैटी एसिड एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सिंपल ये दोनों जो है ये ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स हैं बिकॉज यहाँ पे ग्लिसरॉल की तीन पोजीशंस के ऊपर तीन फैटी एसिड्स अटैच हैं। लेकिन अगर तीनों पोजीशंस के ऊपर अटैच फैटी एसिड सेम होंगे तो दिस विल बी सिंपल ट्राइएसाइलग्लिसराइड, और अगर तीनों पोजीशंस के ऊपर जो अटैच फैटी एसिड्स हैं ये
लाइक अगर आप लोगों को ये नेम दे दिया जाता है और इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है तो इतने आप लोगों ने प्रैक्टिस की हो कि आप लोग इस नेम से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपके पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है या स्टोरेज लिपिड्स हैं, लाइक मैंने आप लोगों से जो पहली कैटेगरी डिस्कस की थी कि लिपिड्स हैं वो स्टोरेज लिपिड्स हैं और इसमें पहले हमने ट्राइसैलग्लिसराइड्स की बात की है व्हिच आर द मेजर स्टोरेज लिपिड्स ऑफ द एनिमल बॉडी। इसके अलावा जो सेकंड टाइप है जो स्टोरेज लिपिड्स की टाइप है, दिस इज द वैक्सीन, जो कि नॉर्मली हमारे पास इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। वहाँ पे जो लिपिड्स की स्टोरेज फॉर्म है दिस इज नॉट ट्राइसैलग्लिसराइड बल्कि वैक्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। सो इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स उसी तरह के फैटी एसिड्स प्रेजेंट है जैसे कि ट्राइसैलग्लिसराइड्स के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो अल्कोहल का डिफरेंस है। जो वैक्सीज हैं, वैक्सीज आर आल्सो द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, लेकिन इस केस में जो आपकी अल्कोहल है वो अल्कोहल शॉर्ट चेन अल्कोहल नहीं है बल्कि अल्कोहल लॉन्ग चेन अल्कोहल है। सो वी कैन से कि वैक्सीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स, लेकिन इस केस में जो अल्कोहल है इट इज अ लॉन्ग चेन अल्कोहल। जबकि आपने प्रीवियस केस में जो अल्कोहल ऑब्जर्व की थी दिस इज अ ग्लिसरॉल जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, यानी ये आपके पास सिंपली एक स्मॉल चेन अल्कोहल है। जबकि आप इस केस में वैक्सीज के अंदर ऑब्जर्व करें तो वैक्सीज के अंदर आपके पास जो अल्कोहल है इसके अंदर 30 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। सो वैक्सीज और जो ट्राइसैलग्लिसराइड्स हैं, जो बाकी आपके पास लिपिड्स हैं, इनके अंदर जो बॉन्ड है बॉन्ड की केमिस्ट्री सेम है। यहाँ पे भी आपके पास कंडेंसेशन रिएक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के दरमियान और अल्कोहल के दरमियान। सिर्फ यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो चेन लेंथ है, अल्कोहल की चेन लेंथ का डिफरेंस आप ऑब्जर्व करोगे, जो कि नॉर्मली ट्राइसैलग्लिसराइड में स्मॉल चेन अल्कोहल है और बीस वैक्स के अंदर यहाँ पे आपको दिखाया गया कि दिस इज अ लॉन्ग चेन अल्कोहल। नेक्स्ट टाइप जो आपके पास लिपिड्स की हैं दीज आर दी स्ट्रक्चरल लिपिड्स, और मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक स्ट्रक्चरल लिपिड की जो टाइप है इसको आज एक्सप्लेन करूंगी और इंशाल्लाह बाकी जो टाइप्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो आप लोग इस चीज से तो पहले से ही फेमिलियराइज हैं कि मोस्टली जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। दीज लिपिड्स आर नॉर्मली एम्फीपैथिक लिपिड्स, इनमें ड्यूअल नेचर होती है, इनमें पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि व्हाई लिपिड्स फॉर्म माइसील्स और बाइलेयर्स, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो वाटर वाला चैप्टर डिस्कस किया था तो वहां पे हमने इस चीज को काफी अच्छे से जो है वो क्लियर किया था कि आपके पास ये प्रोसेस जो है वो लिपिड्स का ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस की वजह से जो आपके पास ये जो लिपिड्स हैं ये अपने हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स को जो है वो मास्क कर लेते हैं और जो आपके पास ओवरऑल सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती है। लाइक यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो इनिशियली आपने जो लिपिड ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तो इन ड्रॉपलेट्स के अराउंड एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आपके ये लिपिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से डिसोसिएट हो जाते हैं, इनका डिसऑर्डर खत्म होना शुरू हो जाता है, ये दोबारा से अपने डिसऑर्डर फॉर्म में जो है वो सोल्यूशन में डिस्पर्स करना शुरू हो जाता है। सो जितने ज्यादा लिपिड्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट करेंगे उतने ज्यादा वाटर का ये जो ऑर्डर स्ट्रक्चर है ये ब्रेक होता जाएगा और डिसऑर्डर स्ट्रक्चर जो है वो बनता जाएगा, एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी और अल्टीमेट आपका जो एक इस तरह का स्ट्रक्चर है माइसील या बाइलेयर का स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसमें जो हाइड्रोफोबिक पोर्शंस हैं, जो येलो कलर के पोर्शंस आपको दिखाए गए हैं, दे आर गोइंग टू मिनिमाइज देयर कांटेक्ट विद द वाटर, वो अपने ग्रुप्स को हाइड कर लेंगे फ्रॉम द एक्वेस एनवायरनमेंट ताकि वाटर उनके साथ इंटरेक्ट ही ना कर सके, और जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स हैं वो सरफेस के ऊपर आते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ बाइलेयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ माइसील इज एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस, ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस है, इसलिए लिपिड्स हमेशा जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर माइसील्स या बाइलेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब कौन से लिपिड्स हैं जो कि ये माइसील्स और बाइलेयर्स बनाते हैं, हम उन लिपिड्स की डिटेल अब डिस्कस करने लगे, हम उन स्ट्रक्चरल लिपिड्स को पिन पॉइंट करने लगे हैं कि वो लिपिड्स कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, क्या वो ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स की तरह के नहीं है या उनसे डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो किस पॉइंट पे डिफरेंट है। सो ट्राइएसाइलग्लिसराइड की जो बेसिक केमिस्ट्री है, जो बेसिक इनका जो स्ट्रक्चर है उसे अपने माइंड में रखते हुए आपने आगे स्ट्रक्चरल लिपिड्स को क्लियर करना है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल लिपिड्स। स्ट्रक्चरल लिपिड्स क्या हैं,
इनकी कितनी टाइप्स हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम सिर्फ एक टाइप को आज डिस्कस करेंगे, बाकी जो टाइप्स हैं हमको इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें हम क्लियर करेंगे। सो जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं, स्ट्रक्चरल लिपिड्स को हम स्ट्रक्चरल लिपिड्स की जो एक टाइप है दिस इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। लाइक इनके नेम से जो इनका स्ट्रक्चर है उसे हम क्लियर करेंगे इस फाइल को। मैं पेज पे शिफ्ट कर रही हूँ, वहां पे हम हाँ जी बच्चों, ये फाइल शो हो रही है आप लोगों को, पेंट फाइल। यस मैम। यस मैम। तो हम डिस्कस करने लगे हैं स्ट्रक्चरल लिपिड्स को, फॉस्फोलिपिड्स को। और स्ट्रक्चरल लिपिड्स में जो पहली कैटेगरी हमारे पास है दीज आर दी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स क्या हैं, इनको हम इन डिटेल देखते हैं। ग्लिसरो ग्लिसरो मीन्स कि यहाँ पे ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा, एंड फॉस्फोलिपिड्स मीन्स इनमें फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। ऐसे लिपिड्स जिनमें ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो, इन लिपिड्स को हम कहेंगे दीज आर दी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। सो इससे पहले हम लोगों ने अभी ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा था कि ग्लिसरॉल इज एक्चुअली अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें हमारे पास जो है वो 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, और हर एक कार्बन एटम के साथ जो है वो एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप लोगों ने पीछे ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को जो है वो एनालाइज किया हो तो यू विल कंपेयर दिस स्ट्रक्चर कि आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये ग्लिसरॉल को इंडिकेट कर रहा है। ऐसा ही स्ट्रक्चर था ना ग्लिसरॉल का, इसमें 3 कार्बन एटम्स थे और 3 पोजीशंस पे एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। नॉर्मली हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि ग्लिसरॉल की जो 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं, ग्लिसरॉल की ये जो 3 पोजीशंस हैं, ये जो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, इसमें हर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ एक फैटी एसिड आके अटैच हो सकता है। इन द केस ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरॉल का जो एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है इट इज नॉट अटैच विद द फैटी एसिड। लाइक अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैटी एसिड व्हिच इज अटैच्ड टू द कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लिसरॉल। सो मैं यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे अटैच करा दूं कि ग्लिसरॉल की जो कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर देयर इज एन अटैचमेंट ऑफ अ फैटी एसिड, और इस फैटी एसिड को जो है वो R1 से रिप्रेजेंट किया गया, व्हिच मींस कि ये कोई सा भी फैटी एसिड हो सकता है। तो इन कार्बन एटम्स को मैं थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ से डिसलोकेट कर रही हूँ, सिर्फ इनके जो ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। सो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि वी हैव अ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की फर्स्ट कार्बन एटम के साथ एक फैटी एसिड आके अटैच हो गया। सिमिलरली ग्लिसरॉल की सेकंड कार्बन एटम के साथ भी एक फैटी एसिड आके अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दोबारा से एक फैटी एसिड को अटैच करा रही हूँ, थोड़ा सा सेकंड पोजीशन पे भी एक फैटी एसिड आके अटैच हो गया, एंड दिस फैटी एसिड इज फैटी एसिड नंबर 2, इसलिए यहाँ पे हम 2 की जो है वो ऐड कर देंगे। सो ग्लिसरॉल की फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर फैटी एसिड अटैच हो गया, सेकंड कार्बन एटम के ऊपर दूसरा फैटी एसिड आके अटैच हो गया, बट द थर्ड कार्बन एटम इज नॉट गोइंग टू बाइंड विद एनी फैटी एसिड। थर्ड कार्बन एटम विल बाइंड विद द फॉस्फोरिक एसिड। सो फॉस्फेट ग्रुप आपका जो है, this group phosphate group it will attach with the third carbon atom of the fatty acid। so sorry glycerol का जो थर्ड कार्बन एटम है उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द पेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दिस इज फॉस्फेटिक एसिड, फॉस्फेटिक एसिड, ठीक है। फॉस्फेटिक एसिड ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लिसरॉल की फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के साथ एक एक फैटी एसिड अटैच है, और थर्ड कार्बन एटम के साथ किसी किस्म का फैटी एसिड अटैच नहीं है, बल्कि इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। सो इस स्ट्रक्चर को आप कहोगे दिस इज द फॉस्फेटिक एसिड, और मैं ये चीज कह रही हूँ कि फॉस्फेटिक एसिड इज द पेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। समटाइम्स आपका जो फॉस्फेटिक एसिड है इसकी मॉडिफिकेशन होती है, लाइक यहाँ पे जो आपके पास फॉस्फेट के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन की जगह कोई सा भी हेड ग्रुप आके अटैच हो सकता है। हेड ग्रुप मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये ग्रुप वेरी करेगा।
सो इस हेड ग्रुप की बेस पे आप इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को सब क्लासिफाई कर सकते हो। नॉर्मली इस हेड ग्रुप को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, इतना स्ट्रक्चर, दिस इज द फॉस्फेटिक एसिड एंड दिस इज हेड ग्रुप। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि दिस इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। यानी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स ऐसे फॉस्फोलिपिड्स हैं जिसमें ग्लिसरॉल की एक पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ग्लिसरॉल की फर्स्ट पोजीशन के ऊपर फैटी एसिड है, सेकंड पोजीशन के ऊपर सेकंड फैटी एसिड है, थर्ड पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, एंड दिस फॉस्फेट ग्रुप इज इन टर्न अटैच्ड विद द हेड ग्रुप. So this structure is basically the combination. Glycerophospholipid is a combination of phosphatidic acid and head group. Depending upon the type of head group which is attached to this phosphatidic acid, आपके जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हैं आप उनको सब क्लासिफाई कर सकते हो। यानी हर तरह के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर जो फॉस्फेटिक एसिड है ये जरूर प्रेजेंट होगा। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम समटाइम कहते हैं कि दिस इज द पेरेंट स्ट्रक्चर, दिस इज द पेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। बिकॉज जितने भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होंगे अभी आप देखेंगे उन सब के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इसलिए इसे हम पेरेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। जबकि ये आपके पास मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, ये वेरी करता है, ये एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का दूसरे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से डिफरेंट है। सो हर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर ये वाला जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये 100% सेम होगा और उनके अंदर जो सिंपल पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा वो हेड ग्रुप की वजह से आएगा। तो बच्चों ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसे आप हम स्लाइड से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली जब आप इसे बुक से पढ़ोगे तो ये पॉइंट्स आप लोगों के जो है वो मजीद क्लियर हो जाएंगे। सो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिक एसिड। अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि इन्हें क्यों कहा जाता है कि दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिक एसिड, बिकॉज यहाँ पे जो फॉस्फेटिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये हर तरह के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। सो फॉस्फेटिक एसिड क्या है, फॉस्फेटिक एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह से आपने ड्रॉ करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इस फॉस्फेटिक एसिड के स्ट्रक्चर को आगे लेके जाके हम बाकी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको पिन पॉइंट करते हैं। Glycerophospholipids are named as the derivatives of the parent compound phosphatidic acid and according to head group. यानी आपने अगर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की नॉमेनक्लेचर करनी है तो उसकी नॉमेनक्लेचर या उसकी नेमिंग के लिए भी आपको इन दोनों ग्रुप्स की जरूरत पड़ेगी। यानी आपने फॉस्फेटिक एसिड और हेड ग्रुप को देखते हुए उस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को नेम करना है, ठीक है। फॉस्फेटिक एसिड चूंकि हर तरह के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर प्रेजेंट है इसलिए ये नेम कांस्टेंट रहेगा। हेड ग्रुप चूंकि हर तरह के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में डिफरेंट है इसलिए ये नेम चेंज होता जाएगा। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। So this is the parent compound, ये जो आप लोगों के पास ये वाला पोर्शन है, दिस एक्स पोर्शन, दिस इज हेड ग्रुप, और इसके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर है दिस इज फॉस्फेटिक एसिड जिसमें ग्लिसरॉल की फर्स्ट कार्बन के साथ फैटी एसिड है, सेकंड कार्बन के साथ सेकंड फैटी एसिड है और थर्ड कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप है। So you can compare this structure with this one, दोनों 100% सेम है। यहाँ पे सिर्फ ये जो हाइड्रोजन है उसे रिप्लेस करके एक्स के साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराया गया। So first type of the glycerophospholipid is phosphatidyl-choline. Phosphatidyl यहाँ पे फॉस्फेटिडिक एसिड से डिराइव हुआ है। यानी जैसे आपने ऊपर नॉमेनक्लेचर में ही इस पॉइंट को कहा था कि जब भी आपने किसी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को नेम करना है तो नेमिंग में आपने फॉस्फेटिडिक एसिड को भी यूज करना है और हेड ग्रुप को भी यूज करना है। तो यहाँ पे जो फॉस्फेटिडाइल है ये फॉस्फेटिडिक एसिड से डिराइव हुआ है और कोलिन इज द नेम ऑफ हेड ग्रुप। यहाँ पे पेरेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ताकि आप इसके साथ कंपेयर करके आप ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को जो है वो पिन पॉइंट कर दें। सो यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल दीज आर द 3 कार्बन एटम्स ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की फर्स्ट कार्बन एटम के साथ एक फैटी एसिड अटैच है, सेकंड कार्बन एटम के साथ सेकंड फैटी एसिड अटैच है, थर्ड कार्बन एटम के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। इट मींस कि ये पेरेंट स्ट्रक्चर जो पीछे हम 2 से 3 स्लाइड्स में पढ़ रहे हैं व्हिच इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड, दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस फॉस्फेटिडाइल कोलिन। लेकिन आगे वाला स्ट्रक्चर डिफरेंट है। पीछे जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है वहां पे इस फॉस्फेट के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच होता था, लेकिन यहाँ पे यू कैन सी कि हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उस हाइड्रोजन एटम की जगह एक बेस, एक नाइट्रोजनस बेस कोलिन अटैच हो गया। तो इस फैटी एसिड को हम, इस फॉस्फोलिपिड को हम इस तरह से नेम करेंगे कि दिस इज फॉस्फेटिडाइल कोलिन जिसमें फॉस्फेटिक एसिड के साथ साथ कोलिन प्रेजेंट, ठीक है।
बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? जी मैम। फॉस्फेटिडाइलकोलिन, ओके। तो इसमें फॉस्फेटिडिक एसिड तो प्रेजेंट है और उस फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ जो हेड ग्रुप है दिस हेड ग्रुप इज कोलिन। तो जस्ट लाइक हमने जैसे प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि आपने फॉस्फेटिडिक एसिड और हेड ग्रुप दोनों को देखते हुए इस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को नेम करना है, तो अकॉर्डिंगली हम इसे नेम करें। तो अगर तो आपने फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया तो बाकी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा, बिकॉज आपको सिर्फ हेड ग्रुप का स्ट्रक्चर याद करना है और उसके बाद जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे आप उस हेड ग्रुप को इनकॉर्पोरेट करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द पर्टिकुलर फॉस्फोलिपिड टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड. Second type of the phospholipid, which is the part of the plasma membrane, this is phosphatidylethanol. Like आगे जाके जब आप सेल सिग्नलिंग या बाकी किसी जगह पे भी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो वहां पे इन लिपिड्स के ये नाम रिपीट किए जाएंगे। तो यहाँ पे इन नेम्स को आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ताकि वहां पे आप लोगों को ये नेम्स जो है ये कंफ्यूज ना करें। So again you can see that phosphatidylethanolamin is derived from the phosphatidic acid. Just like the phosphatidic acid, these are the three carbon atoms of glycerol. At carbon number 1 there is a fatty acid, carbon number 2 again there is a fatty acid, carbon number 3 a phosphate group, and a hydrogen atom of phosphate group is replaced with the base ethanolamine. So यहाँ पे you can compare your structure phosphatidylethanolamin, इसमें phosphatidic acid के साथ साथ इथेनोलामीन एक हेड ग्रुप के तौर पर प्रेजेंट है। तो अगर आपको फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है एंड यू आर गोइंग टू कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड विद दिस फॉस्फोलिपिड, तो यू विल ऑब्जर्व ओनली द डिफरेंस ऑफ दिस इथेनोलामीन। इसके अलावा जो बाकी सारा स्ट्रक्चर है वो सेम है, उसमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं है, सिर्फ हेड ग्रुप यहाँ पे वेरी कर है। Third type of the glycerophospholipid is phosphatidylserine, जिसमें again there are the three carbon atom of glycerol, carbon number 1 पे fatty acid है, 2 पे fatty acid है, 3 पे phosphate है, and the hydrogen atom of the phosphate group is substituted by an amino acid, and the name of this amino acid is serine. So this phospholipid is phosphatidylserine. So we can say that upon the basis of head group we can classify the glycerophospholipids. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स इन्हें इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इनमें ग्लिसरोल के साथ साथ फॉस्फेट भी प्रेजेंट है। तो ऐसे लिपिड्स जिनमें ग्लिसरोल के साथ फॉस्फेट भी प्रेजेंट हो इन लिपिड्स को हम कहते हैं दीज आर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये थ्री डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास अगेन इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की। इनके स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए ताकि फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करें, और नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आप लोग प्लीज इनको बुक से एक बार थोड़ा सा देख के जरूर आइएगा। बाकी चीजों को चाहे ना पढ़िएगा लेकिन जो फॉस्फोलिपिड है उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट आप लोगों के पास जो स्फिंजोलिपिड्स हैं उनको क्लियर करने से पहले फॉस्फोलिपिड्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ द लिपिड इज फॉस्फेटिडाइलग्लिसरॉल, जिसमें आपके पास जो फॉस्फेटिडिक एसिड है उस फॉस्फेटिडिक एसिड का जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन एटम की जगह एक ग्लिसरॉल अटैच हो गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल एंड यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे एक तरफ तो ये ग्लिसरॉल प्रेजेंट है विच इज द पार्ट ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड, जिसके फर्स्ट कार्बन एटम के साथ फैटी एसिड है, सेकंड कार्बन एटम के साथ फैटी एसिड है, थर्ड कार्बन एटम के साथ फॉस्फेट ग्रुप है, बट हेड ग्रुप में भी एक ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई हम इस फॉस्फोलिपिड को या इस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को फॉस्फेटिडाइलग्लिसरॉल कहेंगे, बिकॉज इसमें फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ साथ हेड ग्रुप में एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। फिफ्थ वन इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। नॉर्मली बिसफॉस्फेट हम उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जिनमें फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो टू डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर अटैच हो। लाइक आपने इससे पहले एटीपी पढ़ा है या एडीपी के बारे में पढ़ा है, वहां पे हम उसको डाइफॉस्फेट कहते हैं, बिकॉज उस केस में जो दो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया होता है। बट अगर फॉस्फेट ग्रुप्स टू डिफरेंट पोजीशंस या थ्री डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर अटैच हो तो उस केस में आप बिस या ट्रिस का वर्ड यूज करते हो। इट मींस कि यहाँ पे आप डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट नहीं कह सकते, बिकॉज डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट तब यूज होते हैं जब फॉस्फेट ग्रुप्स आपस में बॉन्ड बना के इकट्ठे प्रेजेंट हो, लेकिन हियर यू कैन सी के फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट पोजीशन। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू से these are the bisphosphate or the trisphosphate. So phosphatidyl inositol 4,5 bisphosphate means this blue color structure is the structure of glycerol. This is the carbon number 1 which is attached with the fatty acid.
carbon number 2 which is again attached with the fatty acid, carbon number 3 attached with the phosphate group, and here the hydrogen atom of the phosphate group is replaced by this head group. Name of this head group is inositol 4,5 bisphosphate. यानी इनोसिटोल आपके पास एक जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें 4 और 5 पोजीशन के ऊपर, दिस इज द 4th पोजीशन एंड द 5th पोजीशन, जिसके ऊपर एक एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है. So this inositol 4,5 bisphosphate is going to make a bond with this phosphate group at carbon number 1. This carbon atom. So यहाँ पे ये जो हेड ग्रुप है इसकी बेस पे हम इस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को नेम करेंगे कि दिस इज द फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, जिसमें फॉस्फेटिडिक एसिड तो प्रेजेंट है लेकिन फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ जो हेड ग्रुप है, दिस हेड ग्रुप इज इनोसिटोल 4,5 bisphosphate. So on the basis of the phosphatidic acid and the head group we can name the glycerophospholipids accordingly. So यहाँ पे जो 6 टाइप है आपके पास कार्डियोलाइसिन, ये बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स हैं, उनके अंदर प्रेजेंट एक फॉस्फोलिपिड है जो कि अबंडेंटली वहाँ पे प्रेजेंट होती है. और अगर आप इसके स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, मेंबर्स कर चले ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह